डियर स्टूडेंट्स, आज हम सैम्पलिंग मेथड्स, जो हमारा यूनिवर्स है उस यूनिवर्स में से जो हम सैंपल चूज करते हैं वो कैसे चूज किया जाए ताकि हमारे परिणाम वही प्राप्त हो सकें जो समग्र से प्राप्त होते हैं। जैसे पहले भी बताया मैंने आपको कि सैम्पलिंग मेथड के अंतर्गत कुल इकाइयों में से हम कुछ प्रतिनिधि इकाइयाँ का चयन करके केवल उन प्रतिनिधि इकाइयों का ही अध्ययन करते हैं। उन प्रतिनिधि इकाइयों के अध्ययन से जो निष्कर्ष प्राप्त होते हैं वह सभी इकाइयों पर लागू होते हैं। ये निष्कर्ष सही हों इसके लिए आवश्यक है कि जो हम सैंपल चूज करें, सैंपल का चयन करें, वह सैंपल प्रतिनिधि होना चाहिए। यदि प्रतिनिधि सैंपल नहीं है, बायस्ड सैंपल है, पर्याप्त सैंपल नहीं है, तो हमारा रिजल्ट यह समग्र पर लागू नहीं होगा या हमको विश्वसनीय परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। सैंपल को चूज करने के दो सबसे बड़े तरीके हैं। एक है रैंडम सैम्पलिंग मेथड और दूसरा नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड। सबसे पहले हम रैंडम सैम्पलिंग मेथड के बारे में विचार करते हैं। रैंडम सैम्पलिंग का मेथड होता है जिसमें हमारे यूनिवर्स में यानी हमारी समस्या से संबंधित क्षेत्र के अंतर्गत जितनी इकाइयाँ हैं जिनका जो अध्ययन के क्षेत्र में आती हैं वह सभी इकाइयाँ उस सैंपल में सम्मिलित होने के लिए स्वतंत्र होती हैं। जैसे हमारे सैंपल के अंतर्गत 5000 इकाइयाँ हैं, या जैसे गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चौमू के 2500 बच्चों के बारे में कोई हम अध्ययन करना चाह रहे हैं, तो ये 2500 बच्चे ये हमारे यूनिवर्स होंगे। उनमें से यदि हमको 50 का चयन करना है तो प्रत्येक इकाई जो 2500 है उनको चयन करने की स्वतंत्रता होगी। यानी 50 इकाइयों में कोई सी भी 50 इकाइयाँ सम्मिलित हो सकती हैं। यानी हर इकाई को सम्मिलित होने का 1/2500 यह अवसर होगा। अब जब रैंडम सैम्पलिंग में यह अवसर सभी इकाइयों के लिए है, उनमें से भी कुछ विधियां हैं जिनमें हम प्रतिनिधि इकाइयों को चूज करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं। जैसे एक तरीका हमारा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड, जैसा मैंने पहले बताया, सभी इकाइयों का चयन, इसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होता, कोई बंधन नहीं होता, सब इकाइयाँ सैंपल में सम्मिलित होने के लिए स्वतंत्र होती हैं। और दूसरे हमारे सीमित रेस्ट्रिक्टेड हमारी रैंडम सैम्पलिंग, जिसमें हम रेस्ट्रिक्ट करते हैं कुछ इकाइयाँ ये सम्मिलित होंगी या नहीं होंगी। जैसे हमने कहा कि व्यवस्थित रैंडम सैम्पलिंग मेथड अपनाएंगे, तो व्यवस्थित जब रैंडम सैम्पलिंग मेथड हम अपनाते हैं तो उस व्यवस्थित रैंडम सैम्पलिंग के अंतर्गत हम ये तय कर लेते हैं कि हमें 5 इकाइयाँ चयन करनी हैं। तो पहली इकाई तो हमने रैंडम सैम्पलिंग के हिसाब से ले ली। जैसे 2500 बच्चों में 50 इकाइयाँ हमको सम्मिलित करनी हैं, तो 50 इकाई सम्मिलित करनी है, तो हम पहली जो इकाई होगी वह इकाई हम रैंडम सैम्पलिंग के आधार पर तय कर लेते हैं। जैसे हमारा नंबर आया 10, उसके बाद में 50 इकाइयाँ सम्मिलित करनी है, तो इस आधार पर हम आगे बढ़ते जाएंगे। पहली इकाई हमारी 10 आती है तो हमको टोटल 50 लेनी है, तो इसके बाद में नंबर 10 के बाद 20, 30, 40, 50 इस प्रकार हम नंबर बढ़ाते रहेंगे और अपनी इकाइयों का चयन कर लेंगे। व्यवस्थित रैंडम सैम्पलिंग कहलाएगी। दूसरी हमारी स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, स्तरित, हम अपने अध्ययन जो यूनिवर्स है, जो समस्या से संबंधित क्षेत्र में इकाइयाँ हैं, उनको विभिन्न स्तरों में बांट देते हैं। जैसे हमको
क्लास में 2500 बच्चों का अध्ययन करना है कि उनके अंक कितने हैं, तो प्रथम श्रेणी के विद्यार्थी, द्वितीय श्रेणी के विद्यार्थी, तृतीय श्रेणी के विद्यार्थी, इनको बांट दिया और इनका रेशो देखा कि प्रथम श्रेणी में कुल मिलाकर 2500 बच्चों में से मान लीजिए 500 बच्चे प्रथम श्रेणी के हैं और 1000 बच्चे ये सेकेंड और थर्ड डिवीज़न के हैं। तो 50, ये जो हमारा अनुपात हुआ 1:2:2, इस अनुपात के अंतर्गत 50 इकाइयों का चयन हम लोग कर लेंगे कि 10 इकाइयाँ हमारी प्रथम श्रेणी के बच्चों की होंगी, 20-20 इकाइयाँ यह द्वितीय और तृतीय श्रेणी के बच्चों की होंगी। ये एक तरीका कह रहा है हमारा स्तरित निर्देशन विधि। तीसरा तरीका है मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, जिसमें बहुस्तरीय निर्देशन। इस विधि के अंतर्गत हम अपने जो हमारी समस्या से संबंधित इकाइयाँ हैं उनको विभिन्न स्तरों में बांट देते हैं। जैसे हमें कोई जनसंख्या का अध्ययन करना है तो हम जनसंख्या के अध्ययन को पहले राज्यों के आधार पर बांट सकते हैं, फिर हम उनको जिलों के आधार पर बांट सकते हैं, फिर हम उनको तहसील के आधार पर, ब्लॉक के आधार पर, फिर विलेज के आधार पर, इस तरह विभिन्न स्तर बना दिए। उन स्तरों में फिर रैंडम सैम्पलिंग के आधार पर अपनी इकाइयाँ चयन कर लेते हैं। तो ये तरीका कहलाता है बहुस्तरीय निर्देशन विधि। यही तरीका एक क्षेत्रफल के आधार पर भी हो सकता है, क्षेत्रफल निर्देशन विधि के आधार पर, कि हम क्षेत्रफल के आधार, ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के आधार पर अपना सैंपल तय कर लें। ज्योग्राफिक बाउंड्री जैसे हमको तय करना है कि भाई डिस्ट्रिक्ट, जो बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं, छोटे डिस्ट्रिक्ट हैं, उनके आधार पर हम अपने सैंपल तय कर सकते हैं। एक होता है क्लस्टर सैम्पलिंग, समूह निर्देशन विधि। इस समूह निर्देशन विधि के अंतर्गत हम पहले ग्रुप बना लेते हैं, जैसे हमने प्रथम श्रेणी का ग्रुप, द्वितीय श्रेणी का ग्रुप और तृतीय श्रेणी का ग्रुप, और उनमें से फिर हम अपना सैंपल रैंडम सैंपलिंग के आधार पर चूज कर लेते हैं। तो ये हमारी विधि कहलाती है क्लस्टर सैम्पलिंग मेथड। दूसरी है नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड। इस के अंतर्गत सभी इकाइयों को सम्मिलित होने का समान अवसर नहीं होता। यह अनुसंधान करता है कि विवेक पर, उसके पक्षपात पर, उसके निर्णय पर निर्भर करता है कौन सी इकाइयाँ सैंपल में सम्मिलित होंगी और नहीं होंगी। जैसे इसमें एक विधि है सहविचार। केवल अनुसंधानकर्ता का विचार कि ये इकाई सम्मिलित होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, उस आधार पर वह सैंपल तय करता है। कोटा सैंपलिंग के आधार पर हम कुछ ग्रुप बना देते हैं, ग्रुप का कोटा तय कर देते हैं और फिर उसका आधार पर प्रथम श्रेणी का कोटा, प्रथम श्रेणी में 2 विद्यार्थी लेने हैं, द्वितीय श्रेणी में 10 विद्यार्थी लेने हैं, बाकी तृतीय श्रेणी में से लेंगे। तो एक कोटा बना दिया, उस कोटे के अनुसार सैंपलिंग कर लेंगे हम। और तीसरी सुविधा के अनुसार, कि हम अपनी सुविधा के अनुसार सैंपल तय कर दें कि हमारा ये इकाइयाँ सम्मिलित होने की इससे सूचना मिल जाएगी, इसको सम्मिलित कर लो, इससे सूचना मिलने में दिक्कत होगी तो इसको सम्मिलित मत करो। तो ये सुविधा अनुसार निर्देशन विधि कहलाती है। एक विधि है हमारी विस्तृत सैंपलिंग। भैया आप लगभग 80 से 90% या इससे ज़्यादा व्यक्ति इकाइयों को अपने यहाँ सम्मिलित कर लो, सैंपलिंग भी हो जाएगी और सारी इकाइयाँ में सम्मिलित हो जाएंगी। तो उसमें सैंपलिंग का कोई महत्व नहीं होता है। तो यह सैंपलिंग नहीं है एक तरह से। इस प्रकार हम अपने यूनिवर्स में से किसी भी विधि का प्रयोग करके सामान्यतः रैंडम सैंपलिंग का उपयोग करना चाहिए, ताकि हमारा जो सैंपल आए वो सैंपल आपका रिप्रेजेंटेटिव सैंपल हो, जिसमें बायसनेस नहीं हो। जहाँ पर आवश्यक हो कुछ इकाइयाँ सम्मिलित करनी चाहिए, वहाँ पर हम जो हमने कोटा सैंपलिंग पढ़ा है अपना, कि बहुत स्तरीय या कुछ ग्रुप बनाकर उन ग्रुप के आधार पर भी जो सभी ग्रुपों का चयन हो जाए, तो ग्रुप बनाकर फिर रैंडम सैंपलिंग का भी उपयोग हम कर सकते हैं। लेकिन इसमें अनुसंधान करता है कि बायसनेस नहीं होनी चाहिए, तभी रिप्रेजेंटेटिव सैंपल हमको प्राप्त होंगे। इस सैंपलिंग पे आधारित कुछ हमारे सांख्यिकी सिद्धांत बने हुए हैं, जो हमारे परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। शॉर्ट नोट में अक्सर उनके बारे में पूछा जाता है। इनमें से एक सिद्धांत है थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, संभावना या प्रायिकता का सिद्धांत। प्रायिकता का सिद्धांत ये बताता है कि कोई घटना घटित होगी या नहीं होगी, इसकी संभावना का माप
कोई घटना घटित होगी या नहीं होगी इसकी संभावना का माप यह प्रायिकता कहलाती है। यानी जो अनुकूल घटनाएं, कोई उन अनुकूल घटनाओं का कुल घटनाओं के साथ अनुपात, यह प्रायिकता कहलाती है। जैसे कोई घटना m प्रकार से घटित होती है और n प्रकार से नहीं होती है, तो हम कह सकते हैं m घटना घटित होने की प्रायिकता m/m+n होगी। घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता n/m+n होगी। यानी अनुकूल घटनाओं का कुल घटनाओं के साथ अनुपात, यह प्रायिकता कहलाती है। जैसे कोई सिक्का आपने उछाला, उस सिक्का उछालने की दो संभावना हो सकती है, क्या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो हेड आने दो संभावना हो गई, अनुकूल घटना हेड आने की तो 1/2, नहीं होने की तो उसकी भी घटना 1/2। कोई पासा, हमारे पास में 6 अंक लिखे हुए हैं, पासे को भेजना 6 अंक प्राप्त हो सकते हैं, तो 1 आने की प्रायिकता क्या होगी 1/6, 2 आने की प्रायिकता क्या होगी उसकी भी 1/6। इस प्रकार जितने हमारे डायस पर अंक लिखे हुए हैं उन सब की प्रायिकता 1/6 होगी। यानी अनुकूल घटनाओं का कुल घटनाओं के साथ अनुपात, यह थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी बताता है। दूसरा सिद्धांत हमारा सांख्यिकी नियमितता का सिद्धांत, लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी। सांख्यिकी नियमितता का सिद्धांत ये गणितीय सिद्धांत पर आधारित है। यह नियम हमको ये बताता है कि यदि बड़े समूह में से रैंडम आधार पर कोई समूह चूज किया जाता है, चयनित किया जाता है, तो उसमें औसत रूप से वह सभी गुण मिलेंगे जो समग्र में उपस्थित हैं। ये बिल्कुल सैम्पलिंग पर आधारित। सैम्पलिंग में हम यही करते हैं कि हमारे पास में जो हमने प्रतिनिधि सैंपल चयन किया है, वो प्रतिनिधि सैंपल में वह सब गुण होंगे जो हमारे समग्र में हैं। जैसे हमने एक अपना सैंपल चूज किया, 2500 बच्चों में से 50 बच्चों का सैंपल, उसमें प्रथम श्रेणी के विद्यार्थी भी होंगे, सेकंड श्रेणी के विद्यार्थी भी होंगे, थर्ड श्रेणी के विद्यार्थी भी होंगे, ग्रामीण भी होंगे, शहरी भी होंगे। ये सब हमारे यूनिट्स में भी और हमारे सैंपल में भी होंगे। तो ये तभी संभव है जब हम रैंडम सैम्पलिंग का प्रयोग करें। और तीसरा सिद्धांत हमारा है वह है लॉ ऑफ इनिशियल लार्ज नंबर, महांक जड़ता का नियम, जो ये हमको ये बताता है कि बड़ी संख्याओं में तुलना रूप से स्थिरता अधिक होती है, छोटी संख्याओं में परिवर्तन अधिक होते हैं। यानी जितना बड़ा सैंपल छोटा होगा उनमें परिवर्तन ज़्यादा होंगे, जितना बड़ा सैंपल साइज होगी उसमें परिवर्तन होने की संभावना कम इसलिए होती है क्योंकि उसके अंतर्गत दोनों दिशाओं में परिवर्तन होकर अंतिम रूप से वह संतुलित हो जाता है। जैसे परिवार के अंतर्गत हम एक परिवार के अध्ययन करें हैं, तो उस परिवार में मान लें कोई हम मद्य निषेध पर विचार करना चाहते हैं, तो ये परिवार दारू पीता है, शराब पीता है, मादक पदार्थों का सेवन करता है, तो उसका आधार पर, लेकिन दूसरा परिवार, 2 परिवार लिया, दूसरा नहीं करता, तो हमारा बैलेंस हो गया। तो जैसे जैसे ये संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे स्थिरता आती जाएगी। इसलिए हम कहते हैं कि छोटी संख्याओं की तुलना में बड़ी संख्याओं में स्थिरता होती है। इस पर सामान्यतः कई बार हमको शॉर्ट नोट मिलता है कि प्रायिकता का सिद्धांत या सांख्यिकी नियमितता का सिद्धांत या महांक जड़ता के नियम को समझाइए, तो हमको ये बातें उसके अंतर्गत लिखनी चाहिए। यह सैम्पलिंग का चैप्टर है, ये बड़ा महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसमें से सामान्यतः परीक्षा में हमको प्रश्न मिलता है। तो इस चैप्टर को आप ठीक प्रकार से पढ़िएगा। कोई भी कठिनाई हो आप लोगों को तो आप लोग व्हाट्सएप पर मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।